मैं डॉक्टर वसंत कुमार सोनबेर, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मापन और मूल्यांकन की। मापन क्या चीज़ है ये देखने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें किन चीज़ों का मापन करना है। अमूमन हम ऐसा देखते हैं, जो भौतिक शास्त्र होता है, विज्ञान के जो विषय होते हैं, उसमें हम भौतिक चीज़ों का मापन करते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा और मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें जिन चीज़ों का हमें मापन करना होता है उसे हम दूसरी भाषा में चर या परिवर्त्य के रूप में जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। दोस्तों, हम आगे इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एमए मनोविज्ञान एमए के 4th सेमेस्टर में जो एक पेपर है एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत जो 5वां इकाई है, जो अंतिम इकाई है, उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन, जो बेसिकली एजुकेशनल असेसमेंट का एक पार्ट है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मापन क्या है। जब हम मापने की बात करते हैं तो निश्चित रूप में आप सभी समझते हैं कि जैसे भौतिक वस्तुओं के मापने के लिए अलग अलग स्केल या मापनी बने हुए हैं या पहले से आविष्कार किए गए हैं। मसलन यदि हम भार को मापना हो तो किलोग्राम, यदि आपको दूरी को मापना हो तो मीटर या किलोमीटर। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो भौतिक मापक हैं, जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि कोई भी गुण या पदार्थ कितनी अधिक मात्रा में है या कितनी कम मात्रा में। यदि हम मनोविज्ञान की बात करें या शिक्षा की बात करें तो इसमें हमें उन भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण उन वस्तुओं को मापना पड़ता है जो हमारे व्यवहार में गुणों के रूप में विद्यमान है। हम आगे चर्चा करेंगे कि मापन कैसे होता है। इसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन चीज़ों का मापन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम व्यवहार के उन चरों का मापन करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान हैं और हमारे व्यवहार के आधार पर प्रदर्शित होते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो चर क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल। जैसा कि इसका नाम है उसी के अनुरूप इसको हम देखा जाए तो जो चीज परिवर्तनशील है, जिसके एक से अधिक मान हो सकते हैं, जिसके मूल्य बदलते रहते हैं, उन चीजों को हम चर कहते हैं। भौतिक शास्त्र में, भौतिक विज्ञानों में आप लोग निश्चित रूप से हम इन सब चीजों के बारे में भली भांति वाकिफ हैं। जैसे मनुष्य की आयु बदलते रहती है, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे गुण भी परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक चरों की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के चर मुख्य रूप से देखे गए हैं। पहला है गुणात्मक चर और दूसरा है मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर की बात करें तो ये चीजों को, जो वेरिएबल है, उसको अलग अलग गुणों में विभाजित कर देते हैं। मसलन महिला एंड पुरुष, हिंदू, मुसलमान, अलग अलग जाति के लोग, तो जब हम उसको अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं तो हम उस प्रकार से उसका मापन करते हैं और उसको हम गुणात्मक चर कहते हैं। दूसरा एक प्रमुख प्रकार होता है, वो है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर का मतलब ये होता है कि उसकी इकाई तो एक होती है बट उसकी संख्या अधिक होती है। उदाहरण के तौर पे यदि परीक्षा में कोई छात्र प्राप्त करता है तो उसे हम उनके प्राप्तांकों को अलग अलग रूप में उसकी मात्रा को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में दिखा सकते हैं। जैसे कोई छात्र 40 नंबर पाया है तो कोई छात्र जो है 50, कोई 60, कोई 70।
तो इस प्रकार से उसकी मात्रा बदलते जाती है। छात्रों की संख्या या किसी की मासिक आय, इन सब चीजों के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि इनकी मात्राओं में लगातार परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को हम मात्रात्मक चर के रूप में देखते हैं। फिर यदि हम देखें तो मात्रात्मक चर को पुनः आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सतत चर और दूसरा है असतत चर, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जो सतत चर है उसमें एक प्रकार की इतनी महीन निरंतरता होती है कि हम उसको एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि 7.5, 17.23 या इस प्रकार से बिल्कुल कंटिन्यूटी वो आगे बढ़ता है। और ये इसमें जो इसकी प्रमुख विशेषता होती है वो निरंतरता की होती है। दूसरा जो भाग है डिस्क्रीट वेरिएबल, ये भी परिवर्तनशील हैं लेकिन ये लगातार नहीं बदलते और ये दो भागों में चेंज होते रहते हैं, दो से अधिक भागों में बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, कहीं 3 हो सकती है, कहीं 4 हो सकती है, कहीं 5 हो सकती है। विद्यालय में कमरों की संख्या 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो ये एक पूर्णांक में बदलते हैं। असतत चर जो होते हैं वो पूर्णांक में परिवर्तनशील होते हैं, जबकि इसके विपरीत जो सतत चर होते हैं वो पूर्णांक के अतिरिक्त एक प्रकार की निरंतरता होती है और वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो ये दो प्रकार के चर आपको मात्रात्मक चर में भी देखने मिलेंगे। यदि हम मापन को समझना चाहते हैं तो मापन को समझने के लिए हमें ये भी बहुत जरूरी है, समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के मापन होते हैं, या उसको दूसरे भाषा में कहें कि कितने प्रकार के स्केल होते हैं, क्योंकि इन्हीं स्केल के आधार पर हम लोग चीजों का मापन करते हैं, चरों का मापन करते हैं। मोटे तौर पे देखा गया है जैसे कि 4 प्रकार के मापक या मेजरमेंट, 4 स्तर के मेजरमेंट या 4 प्रकार की मापनी, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो पाई जाती है। पहला नामित या नॉमिनल स्केल, दूसरा ऑर्डिनल या क्रमिक स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल और चौथा रेशियो स्केल। हम इसको क्रमवार समझते हैं। पहला है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल या नामित मापनी, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है, ये है जब हम किसी एक वर्ग विशेष को कोई नाम दे देते हैं और उस नाम के आधार पर उस वर्ग विशेष के बारे में हम एक आकलन लगा लेते हैं या हम पहचान कर लेते हैं कि ये इस वर्ग का व्यक्ति है। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी को 10 नंबर की जर्सी में खेलता हुआ देखते हैं और ये कहते हैं कि ये खिलाड़ी 10 नंबर का है या कैदी नंबर ये 314 है, तो इस प्रकार से हमने उस व्यक्ति को नामित किया किसी अंक या पहचान के आधार पर, तो इसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं या इसको नामित मापनी कहते हैं। दूसरा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये होता है कि इसका ये जो चर होता है, जिस गुणों का ये मापन करता है, उसके अलग अलग मात्राओं को ये एक क्रम में निर्धारित कर देता है और यह बताने में सक्षम होता है कि कोई भी व्यक्ति उससे अधिक है या दूसरे से ज्यादा है या दूसरे से कम है। उदाहरण के तौर पर जब हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि ये जो फला जो ग्रुप है वो श्रेष्ठ है, ये औसत है या ये कमजोर है। श्रेष्ठ, औसत या कमजोर, इस प्रकार से जो हम इसको ऑर्डर प्रदान करते हैं, इस ऑर्डर के आधार पर हमें ये पता चलता है कि कौन सा चीज अधिक अच्छा है, ज्यादा है, कम है या कौन सा क्रम जो है उससे और कम है। तो इस प्रकार से हम, जैसे एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो परीक्षा के रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट को हम अलग अलग ग्रेड में माप देते हैं। प्रथम आने वाले छात्र
द्वितीय आने वाले छात्र और तृतीय आने वाले छात्र। इस प्रकार से एक ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं, एक क्रम को हम मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का स्केल है या मापनी है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं या हम बताने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं कि कोई भी चर, किसी भी चर में कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है या कौन सा उसके पश्चात आता है। दोस्तों, इसके हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं इंटरवल स्केल। ऑर्डिनल स्केल से थोड़ा और अधिक परिमार्जन हम करें मापन की क्षमता को, तो हम पहुंचते हैं इंटरवल स्केल में। इसमें भी अलग अलग खंडों के अलग अलग क्रम के आधार पर हम उसको कम या ज्यादा बता पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इससे और आगे हम ये भी बता पाने में सक्षम होते हैं कि इसमें दो इकाइयों के बीच में समान अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि किसी बच्चे ने किसी परीक्षा में अंक प्राप्त किया 35 या 36, या किसी दूसरे व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया 48 या 49, तो 35 और 36 के बीच में जो अंतर है वही अंतर 48 और 49 के बीच में भी होती है। अर्थात इनकी इकाइयों के बीच में समान अंतर का होना आवश्यक है। इस प्रकार के चर को हम इंटरवल स्केल कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बताया गया है कि इनमें दोनों चरों के बीच में एक समान अंतर, दो से अधिक चरों के बीच में भी समान अंतर का होना आवश्यक माना गया है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात जो देखी गई है कि इसमें निरपेक्ष शून्य नहीं होता। निरपेक्ष शून्य की बात हम आगे रेशियो स्केल पे भी करेंगे। इसका एक और उदाहरण है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे इंटरवल स्केल का, वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर में उसके जो सभी पैमाने होते हैं 98 से लेकर 99 के डिग्री के बीच में जो अंतर होता है वही अंतर 99 सेंटीग्रेड से लेके 100 सेंटीग्रेड के बीच में भी देखी जाती है। तो इसका अंतर समान होता है, लेकिन इसमें निरपेक्ष शून्य का अभाव होता है और हम 98.6 का जो टेम्परेचर होता है उसको बुखार के रूप में, फीवर के रूप में हम उसको शून्य मान लेते हैं, जो कि गणितीय विवेचना में समस्या पैदा करती है। ये इस इंटरवल स्केल की एक बहुत बड़ी कमी या कमजोरी हम मान सकते हैं। चौथा जो स्केल है वो है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल, इसको हम अनुपातिक स्केल भी कहते हैं। अमूमन जो भौतिक विज्ञानों में, जो प्राकृतिक विज्ञानों में जिन स्केल का, जिन मापनियों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे लंबाई मापने के लिए मीटर या किसी भार को मापने के लिए किलोग्राम, तो इस प्रकार के ये जो मापनी होते हैं ये शुद्ध रूप से अनुपातिक मापनी के उदाहरण हैं। इसकी गणना और इसकी परिशुद्धता बहुत ही उच्च स्तर की मानी गई है और इसीलिए भौतिक विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में इस प्रकार की मापनियों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें वास्तविक शून्य का होना आवश्यक है। वास्तविक शून्य वो अवस्था होती है जिसमें उस चर के गुणों का ना होना या समाप्त हो जाना ये प्रदर्शित करता है। किसी भी, जैसे हम भार पे हम करते आए तो भार को हम कम करते आए, तो जब उसका किसी व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है तब हम उसको भारहीनता या उस गुण के धारण होने की हीनता की दशा मान सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो रेशियो स्केल है वो सबसे शुद्ध स्केल मानी गई है, लेकिन मनोविज्ञान और शिक्षा में हम लोग ज्यादातर जिस मापनी का प्रयोग करते हैं वो ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल होता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। किसी भी मापन के क्या आवश्यक तत्व होते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है।
जब हम मापन की चर्चा कर रहे हैं, मेजरमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें किन आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। पहला तत्व ये है कि हम जिस गुण का मापन कर रहे हैं, उस गुण की व्याख्या करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में उस गुण का अभिप्राय क्या है, हम उसके बारे में क्या समझते हैं या हमें क्या समझना चाहिए, उसकी व्याख्या करना। दूसरा, उस गुण की कार्यकारी परिभाषा देना। कार्यकारी परिभाषा देने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो गुण किस प्रकार से कार्य करता है या व्यवहार में किस प्रकार से वो दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। तीसरा, गुण को इकाई के रूप में व्यक्त करना। किसी भी गुण को जब तक हम अलग अलग इकाई के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका मापन करना संभव नहीं है। दोस्तों, इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मापन है, इसकी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। हम लोगों ने अभी इसकी विस्तृत चर्चा की कि चर क्या है, मापनी क्या है और हम किस प्रकार से मापन के तत्वों को समझते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की। मैं एक दो परिभाषाएं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जीसी हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरी परिभाषा है एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो मापन क्या है, ये आपने देखा। आगे हम देखेंगे कि मूल्यांकन क्या है। दोस्तों, अभी हमने मापन को समझा और मापन के तुरंत पश्चात यदि हम देखें तो मूल्यांकन क्या है, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि मूल्यांकन का जो शब्द कहता है मूल्य धन अंकन। जब हम किसी मूल्य को अंक प्रदान करते हैं तो उसको हम शाब्दिक अर्थ में मूल्यांकन कहते हैं। यदि हम विस्तृत रूप से इसको समझने की कोशिश करें तो मूल्यांकन एक व्यापक स्तर पर किया गया निर्धारण है, जबकि मापन महज उसका एक हिस्सा। दूसरे शब्दों में कहें तो मापन मूल्यांकन में निहित है। और इसके यदि हम आगे बढ़ें तो हम देखें, इसकी कुछ परिभाषाएं दोस्तों आपको देखनी चाहिए, जिससे कि ये चीज स्पष्ट हो कि वास्तव में इसका अभिप्राय क्या है। एच.एस. रैमर्स तथा गैज के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित होता है। दूसरी परिभाषा है ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मापदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। इस प्रकार से हम देखें तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक उद्देश्य के आधार पर ये मूल्यांकन, ये मापन करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हम किसी वांछित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में कितना सफल हुए। मापन जहां स्थिति का निर्धारण करता है, मूल्यांकन स्थिति का मूल्यांकन करता है। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो किसी समाज या देश या मानवता के लिए क्या वांछनीय होना चाहिए, ये उस व्यक्ति के निष्पादन का वस्तुतः आकलन करना, समग्र आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे अनेक प्रकार की विधियां होती हैं जिसका हम उपयोग करके किसी व्यक्ति का अलग अलग खंडों पर हम मापन करें और उनके उद्देश्यों की किस हद तक वो पूर्ति कर पा रहा है, इसके आधार पर हम उसका वास्तविक मूल्यांकन कर पाते हैं। दोस्तों, इसको हम विशद रूप में यदि समझें तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। पहला, शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा अधिगम क्रियाएं और तीसरा व्यवहार में परिवर्तन। इसको सीधे तौर पे यदि समझना हो तो किसी भी शिक्षण संस्थान में हम पहले या उस संस्था के द्वारा उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि हम अपने छात्रों को क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे और उसको किस ऊंचाई तक ले जाएंगे। उसके पश्चात उसके अनुरूप हम अधिगम क्रियाएं संपादित करते हैं। कौन कौन सी चीजें हमको सिखाई जानी है ये तय करते हैं और किस प्रकार से वो क्रमवार संपादित हो इसका भी हम निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि व्यवहार में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, छात्रों के व्यवहार में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। पहले आपने उद्देश्य तय किए, फिर आपने अधिगम क्रियाएं आरोपित करी और उसके पश्चात आपने इस बात का आकलन करने की कोशिश की कि व्यवहार में किस हद तक कितनी मात्रा में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। उसके आधार पर ही आप किसी भी संस्था या शैक्षणिक संस्थान के द्वारा उनके छात्रों का मूल्यांकन समग्र रूप से कर सकते हैं। इसको हम और आगे समझने की कोशिश करें तो किसी भी छात्र की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वही मूल्यांकन का पूरा आधार नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो शैक्षिक उपलब्धि उसका एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस हद तक हुआ है जो कि आने वाले समय में देश और समाज और मानवता के लिए उस छात्र की भूमिका सुनिश्चित करेगा। उसमें उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए हम महाविद्यालय में इसीलिए पाठ्येतर क्रियाकलापों की व्यवस्था करते हैं जो कि उस छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। यदि इसको देखा जाए तो मापन की तुलना में मूल्यांकन न केवल व्यापक है बल्कि बहुआयामी भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है और इसको परिभाषित रूप में यदि देखने की कोशिश करें तो जो उद्देश्य संस्था द्वारा, किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया होता है, उस उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में वो छात्र किस हद तक सफल हुआ इसका समग्र आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, मापन और मूल्यांकन के क्या महत्वपूर्ण महत्व है इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने में सहायक होता है। किसी भी संस्था में उचित शैक्षिक निर्णय ले पाना मूल्यांकन के आधार पर बहुत ही सरल देखा गया है। शिक्षक की प्रभावशीलता, कोई शिक्षक किसी शैक्षणिक संस्थान में किस स्तर पर अपने व्यवहार का निष्पादन कर रहा है इसका भी आकलन हम मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं। शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट करना, मूल्यांकन के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में उसके उद्देश्य की कितनी प्रतिपूर्ति हो पाई है यह भी हम पता लगा सकते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में सहायक सामग्री का समावेश करना, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हमें कौन कौन सी पाठ्येतर सामग्रियां, पाठ्येतर क्रियाकलाप शिक्षण व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि हम देखें
तो मापन और मूल्यांकन एक ऐसा विषय है जिसको आप समझकर अपने आगामी जीवन में, अपने शैक्षिक जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।